हेलो दोस्तों, मैं रवि रंजन अपने संस्थान के यूट्यूब चैनल पढ़ाई घर और घर घर नौकरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों का वादा है बिहार एसएससी, बिहार दरोगा की तैयारी करना, संपूर्ण तैयारी, जिसके तहत जो है हम लोग जीके और जीएस की कड़ी में आ चुके हैं। 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे आज। 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप अंत तक बने रहेंगे और देखते हैं। आप भी कॉपी पेन तैयार कर लें और आप भी जवाब देखते हैं। चलिए, आप भी देने के लिए तैयार रहेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखेंगे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन। देखेंगे राष्ट्रपति शासन की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत करती है, किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस राज्य में राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश करते हैं, जिसका वर्णन अनुच्छेद 356 में है। देखेंगे अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है। अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि जब केंद्र सरकार राज्य को निर्देश देती है और राज्य उसे मानने से इनकार करती है तो माना जाएगा उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल है। तब उस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा किया जा सकता है। तो आर्टिकल 356 और 365 आंसर हो जाएगा बी एंड सी। देखेंगे अनुच्छेद 360, जिसमें वित्तीय आपातकाल के वर्णन किया गया है। वित्तीय आपातकाल की बात की गई है, जो कि भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति संपूर्ण भारत में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करते हैं। अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। आप बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में, भारत में पहला राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था। पहला बताएंगे, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था। तो देखेंगे पहला राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था। सर्वाधिक समय तक, सबसे ज्यादा दिनों तक कहां लगा था, तो पंजाब राज्य में ही लगा था। और आप जल्दी से बताएंगे भारत का वह राज्य कौन है जहां अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। जल्दी से आप बताएंगे भारत का वह राज्य कौन है, 28 राज्य में वह राज्य कौन है जहां अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। तो देखेंगे वह राज्य है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। भारत का अभी 2 राज्य है जहां तक अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। देखेंगे राष्ट्रपति के जो आपातकालीन व्यवस्था है किस देश से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, जिसे वाइमर गणतंत्र कहते हैं। और वित्तीय आपातकाल जो कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। फजल अली आयोग ने कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश गठित करने की सिफारिश की था। देखेंगे भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहला राज्य गठन हुआ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही भारत में राज्यों की पुनर्गठन की मांग होने लगी भाषा के आधार पर। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम का गठन किया गया था। 1953 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम का गठन किया गया था, जिसने 1955 में रिपोर्ट दिया, जिसमें उन्होंने राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की। साथ ही साथ 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश के गठन की सिफारिश किया था, जिसे संसद ने स्वीकार करते हुए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया संसद से, जिसके तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। लेकिन वर्तमान में भारत में कितने राज्य, तो वर्तमान में भारत में स्टेट कितने हैं, तो 28, और यूनियन टेरिटरी कितने हैं, तो 8 हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन विपक्ष के नेता हैं। देखेंगे बिहार दरोगा, बिहार एसएससी एंड अदर जनरल कंपटीशन वाले सबके लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन विपक्ष के नेता पहले थे।
तो देखेंगे विपक्ष के पहले नेता थे राम सुभग सिंह। राम सुभग सिंह पहले विपक्ष के नेता थे, लेकिन मान्यता प्राप्त कौन थे? मान्यता प्राप्त पहले विपक्ष के नेता, पहला विपक्ष के नेता वाईबी चौहान। वाईबी चौहान पहले मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता थे। देखेंगे मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता बनने के लिए क्या चाहिए? तो लोकसभा या राज्यसभा में जिस सदन में विपक्ष के नेता है उस सदन के 1/10 सदस्य उन्हें प्राप्त होना चाहिए। कमलापति त्रिपाठी राज्यसभा के पहले विपक्ष के नेता थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई? पिछले वीडियो में भी हम बताए थे आप लोगों के, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का गठन 1919 के अधिनियम के द्वारा हुआ। 1909 के द्वारा मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई तथा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना हुई। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई तथा प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति हुई। और 1892 के अधिनियम के द्वारा भारत में आंशिक रूप से संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। आंशिक रूप से संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन संसद के अंग है? देखेंगे, ध्यान देंगे, आप जल्दी से जल्दी आंसर बताएंगे। संसद के अंग कौन कौन है? संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखेंगे आर्टिकल 79 में संसद का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत में एक संसद होगा जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होंगे। तो आंसर हो जाएगा सी। संसद शब्द का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है, जिसमें संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन को निम्न में से कौन आहूत करता है? देखेंगे पिछले वीडियो में बताया गया था कि संसद के संयुक्त बैठक को आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद के संयुक्त बैठक बुलाते हैं। आहूत मतलब होता है बुलाना। आहूत मतलब होता है बुलाना। देखेंगे संसद के संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। देखेंगे संसद की संयुक्त बैठक कहां से लिया गया, किस देश से लिया गया है? यह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया। देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 में यह व्यवस्था का कि जब केंद्रीय विधानसभा और केंद्रीय विधान परिषद में किसी विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होता है तो गवर्नर जनरल उस गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है? देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, करेंट का क्वेश्चन है। 37वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य में होगा? जल्दी से आप आंसर बताएंगे। 37वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य में होगा? राज्य कौन सा है जहां पर 37वां राष्ट्रीय खेल होगा? और शुभंकर आप बता देंगे। शुभंकर क्या है? शुभंकर देखेंगे गोवा। 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में होने जा रहा है। नवंबर 2023 में गोवा में होने जा रहा है। शुभंकर मोगा है, नोट कर लेंगे। शुभंकर मोगा 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में होने जा रहा है, इसका शुभंकर मोगा है। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। गुजरात में हुआ। और 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होने जा रहा है? उत्तराखंड में होगा 24 में। आंसर है क्वेश्चन पूछा 37वें राष्ट्रीय खेल में किसे शामिल किया गया? देखेंगे मार्शल आर्ट है गातका, जो कि पंजाब राज्य में होते हैं। कलारूपट्टी जो है ये भी मार्शल आर्ट है जो कि केरल में है। और मलखब जो कि एमपी और महाराष्ट्र
दोनों में प्रचलित है। जल्दी से जल्दी आप लोग लिख लेंगे। 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होने जा रहा है? नवंबर 2023 में गोवा में। शुभंकर क्या है? मोगा है। 36वां कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। 38वां कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा। किसको शामिल किया गया? गतका को। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न पता है, निम्न में से पहली बार किसके अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया? देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही भारत में भाषा के आधार पर राज्यों की मांग की जाने लगी थी। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एसके धर की अध्यक्षता में 1948 में एसके धर की अध्यक्षता में 1948 में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया था, जिसने दिसंबर 1948 में अपना रिपोर्ट सौंपा, जिसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। इस समिति ने भाषा के आधार पर नहीं, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात कही थी। इसके बाद जो है जेबीपी कमेटी का गठन किया गया था, जवाहरलाल नेहरू, पताभी सीतारमैया और वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। लेकिन इस समिति ने सिफारिश किया कि इस समिति ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में जनभावना सर्वोपरि होता है। और एक कांग्रेसी नेता पोटी श्री रामलुलु जो है आमरण अनशन पर बैठते हैं और 56 दिनों के बाद इनका निधन हो जाता है। उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश की गठन की घोषणा कर दिया और आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया। चलेंगे अगले क्वेश्चन पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम रक्षा दल के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? देखेंगे गांवों में, पंचायत में अगलगी, तूफान, बाढ़, आकस्मिक स्थिति में गांव के लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए मुखिया 18 से 30 वर्ष के उम्र के बालकों के 18 से 30 उम्र के नवयुवकों के जो है उन्हें ग्राम रक्षा दल के रूप में नियुक्त करेंगे। तो इसका न्यूनतम उम्र होना चाहिए 18 और अधिकतम पूछेगा तो अधिकतम 30। अधिकतम ग्राम रक्षा दल के सदस्य बनने के लिए अधिकतम उम्र 30 होना चाहिए। देखेंगे इस जो ग्राम रक्षा दल होता है, एक इसमें दलपति होता है, दलपति, और दलपति की अध्यक्षता में ग्राम रक्षा दल का गठन किया जाता है। इनका कार्य क्या है तो ध्यान में रखेंगे, फिर से सुनेंगे। इनका काम है पंचायत में आकस्मिक स्थिति में बाढ़, सुखाड़, अगलगी, तमाम जो है प्राकृतिक घटनाओं में, प्राकृतिक जो भी घटनाएं होती है उसमें लोगों को तत्काल हेल्प करना, सहायता करना। अगले क्वेश्चन पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम मंत्रिमंडल में वाणिज्य मंत्री कौन था? देखेंगे अंतरिम मंत्रिमंडल में वाणिज्य मंत्री कौन था तो आई चुनिंदगर। देखेंगे अंतरिम मंत्रिमंडल में लियाकत अली कौन से मंत्री थे तो वित्त मंत्री थे। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया था। उसके बाद है ऑप्शन में आपका है गजानफर अली खान, ये स्वास्थ्य मंत्री थे। और जो है अब्दुल रब निस्तार इन्हें संचार मंत्री बनाया गया था, संचार मंत्री। अब आते हैं, देखते हैं अंतरिम सरकार क्या था। तो देखेंगे कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में जब भारत आया तो यह निर्धारित किया गया जब तक भारत में संविधान बन नहीं जाता, जब तक निर्वाचित सरकार नहीं आ जाता, तब तक देश को चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन होगा, जिसमें सदस्यों की संख्या 14 होगी, जिसमें कांग्रेस को देखेंगे अंतरिम सरकार में कांग्रेस को 6 सीट निर्धारित किए गए थे, मुस्लिम लीग को 5 सीट निर्धारित किए गए थे, सिख को 1, ईसाई को 1 और पारसी को 1 सीट दे दिए गए थे। देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 2 सितंबर
1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का पद पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। देखेंगे क्वेश्चन पूछता है मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुआ। ध्यान नोट कर लेंगे, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ और मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को लीग शामिल हुआ। लीग कब शामिल हुआ? 26 अक्टूबर 1946 को। तो ध्यान रखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा अंतरिम मंत्रिमंडल में वाणिज्य मंत्री कौन थे? आई चुनिंदगर, लियाकत अली खान जिन्हें वित्त मंत्री बनाया गया था, गंजाफर अली खान जो थे इन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था और अब्दुल रब निस्तार जिन्हें संचार मंत्री बनाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है? VVI क्वेश्चन है, देखेंगे आप बताएंगे, आप जल्दी से कमेंट्स बॉक्स बताएंगे विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है और इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, जल्दी से बता देंगे। देखेंगे अनुच्छेद 171 के खंड 3 में विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान किया गया है, जिसमें 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। देखेंगे 1/3 सदस्यों का चुनाव स्थानीय संस्था के सदस्य के द्वारा किया जाता है। स्थानीय संस्था के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जिसमें ग्राम पंचायत नगर निगम के जो सदस्य होते हैं करते हैं। 1/12 सदस्य को शिक्षक गण के द्वारा किया जाता है, जो पिछले 3 वर्षों से कार्यरत हैं, जो 3 वर्षों से शिक्षारत हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के शिक्षक गण हैं। 1/12 सदस्यों को बीए पास जो पिछले 3 वर्षों पहले जो बीए पास कर चुके उनके द्वारा विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और 1/6 राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अब आप आंसर जल्दी से बता सकते हैं विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव स्थानीय संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 1/3। देखेंगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप जल्दी से बताएंगे विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन का होता है। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन का होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखेंगे विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन पूछेगा विधान परिषद का कार्यकाल कितने दिन का होता है, तो विधानसभा का कार्यकाल नहीं होता है, विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है। विधान परिषद अस्थाई सदन है, परमानेंट सदन है। विधानसभा का कार्यकाल 5 साल होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को निम्नलिखित में से कौन बढ़ा सकता है। देखेंगे आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को कौन बढ़ा सकता है। सबसे पहले लोकसभा के कार्यकाल का वर्णन किस आर्टिकल में है, देखेंगे लोकसभा के कार्यकाल का वर्णन अनुच्छेद 82 के खंड 2 में लोकसभा के कार्यकाल का वर्णन है। देखेंगे जब देश में आपातकाल हो उस स्थिति में संसद लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकती है। देखेंगे अब तक भारत में सिर्फ एक बार पांचवी लोकसभा के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए 2 बार बढ़ाया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने दिन के लिए बढ़ाया जाता है, तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। ठीक है, अब तक सिर्फ एक बार 5वीं लोकसभा के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए 2 बार बढ़ाया गया था। देखेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। क्वेश्चन पूछा गया है, पूछेगा जो किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और पुनः 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। देखेंगे 5वीं लोकसभा के कार्यकाल को 2 बार बढ़ाया गया था। 18 मार्च
18 मार्च 1976 से 18 मार्च 1977 और फिर 18 मार्च 1977 से 18 मार्च 1978 तक किया गया था। ठीक है, अगले में आते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि सार्वजनिक स्थल पर मादक पदार्थों के सेवन एवं बिक्री को प्रतिबंधित करे। देखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य सार्वजनिक स्तर पर मादक पदार्थों के सेवन और मादक पदार्थों के बिक्री पर प्रतिबंध लगा सकता है? देखेंगे अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि लोक स्वास्थ्य, पोषाहार, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्तर पर मादक पदार्थों के सेवन एवं बिक्री पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। देखेंगे, राज्य जो है अनुच्छेद 47 के तहत मादक पदार्थों के सेवन और बिक्री पर रोक लगा सकता है। देख लेंगे अनुच्छेद 47 क्या कहता है। राज्य लोक स्वास्थ्य पर ध्यान रखेगा, पोषाहार का ध्यान रखेगा, लोगों के लाइफ स्टाइल को बदलने का प्रयास करेगा, साथ ही साथ सार्वजनिक स्थल पर मादक पदार्थों के बिक्री सेवन पर प्रतिबंधित करेगा। अब आते हैं अनुच्छेद 44। देखेंगे अनुच्छेद 44 जो है अभी चर्चा में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता की बात करता है। समान नागरिक संहिता देखेंगे, नोट करेंगे, एक हाल ही में चर्चा चल रहा है, भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग की जा रही है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 45 में देखेंगे, पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था, लेकिन वर्तमान में 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा और उनके देखरेख की बात करता है। अनुच्छेद 48 जिसमें जो है अनुच्छेद 48 में जो है कृषि कार्य में लगे दुधारू पशु के संरक्षण की बात करता है, और साथ ही साथ अनुच्छेद 48 में गो हत्या को प्रतिबंधित किया गया है। और देखेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 48 ये जोड़ा गया, जिसमें वन एवं वन जीव संरक्षण की बात की गई है। देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखेंगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रोटेम स्पीकर थे? सबसे पहले ध्यान में रखेंगे प्रोटेम। देखेंगे ऐसे एग्जाम में पूछा गया और बहुत लोग जानते हुए भी गलत कर दिए। प्रोटेम स्पीकर मतलब होता है अस्थाई अध्यक्ष। अब आप बता सकते हैं जल्दी से। देखेंगे संविधान सभा का जब पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब पहली बैठक हुआ, तो संविधान सभा के सबसे सीनियर लीडर, सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। और 11 दिसंबर 1946 में जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुआ, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया। और उसी दिन एससी मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुन लिया गया। भीमराव अंबेडकर, देखेंगे भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है या मसौदा समिति। और एससी मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ध्यान से देख लेंगे, इसको लिख लेंगे, नोट करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है? देखेंगे भारत में जो है संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है, और फेडरल सिस्टम में शक्ति का बंटवारा किया गया है। 3 लिस्ट की बात की गई है, संघ सूची, यूनियन लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 3 लिस्ट की बात की गई है। संघ सूची में जो विषय वर्णित है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में जो विषय वर्णित है उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। और समवर्ती सूची में जो विषय वर्णित है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का है। लेकिन एक ही विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं तो उस स्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है
ये किस अनुच्छेद में वर्णित है कि केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगा? देखेंगे अनुच्छेद 249 में वर्णित है कि अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर देता है तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। देखेंगे फिर से अनुच्छेद 249 में वर्णित है कि यदि राज्यसभा राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देता है तो संसद उस पर कानून बना सकती है। और देखेंगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, केंद्र सरकार एक बार में राज्य सूची के विषय पर कितने दिन के लिए कानून बनाते हैं? 1 वर्ष के लिए, और इसे आगे जारी रखने के लिए फिर से संशोधन करना पड़ेगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 250। देखेंगे जब देश में आपातकाल लगा हो, आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। अनुच्छेद 252 देखेंगे, सारे अनुच्छेद VVI है, ध्यान से सुन लेंगे। अनुच्छेद 252 देखेंगे, अनुच्छेद 252 में कहा गया है कि जब 2 या 2 से अधिक राज्य खुद केंद्र को अधिकृत करे, यानी खुद केंद्र से कहे राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए, तो केंद्र सरकार अनुच्छेद 252 के तहत बना सकता है। और अनुच्छेद 253 अगर अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार को, अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट को लागू करने के लिए अगर केंद्र सरकार को लगे तो वह राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। देखेंगे अगले क्वेश्चन पाते हैं, इसे नोट कर लेंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन कहता है, एशियाई खेल 2019 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? देखेंगे पिछले वीडियो में ही हम आप लोगों को बताए थे एशियाई खेल बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज फिर से आप लोग कर रहे हैं, एशिया खेल VVI होने जा रहा है, बिहार SSC, बिहार दरोगा। एंड जितने भी एग्जाम है ऑल इंडिया में, कहीं भी जो भी हाल फिलहाल में जो एग्जाम होने वाले हैं जिसमें GS पूछते हैं, GA पूछते हैं, उसमें एशियाई खेल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखेंगे एशियाई खेल 2023, यहाँ पर 2023 होगा, गलत टाइप हो गया है, आप यहाँ ध्यान से लिख लेंगे। एशियाई खेल 2023, एशियाई खेल 2023 चीन में आयोजित हुआ। क्रम में कौन सा था? 19वां था। देखेंगे भारत ने कुल 107 मेडल जीते, जिसमें स्वर्ण 28, भारत ने स्वर्ण 28 जीता, 38 रजत और 41 कांस्य जीता भारत ने। देख लेंगे भारत जो है पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा, प्रथम स्थान पर चाइना रहा, दूसरे स्थान पर जापान रहा, तीसरे स्थान पर कोरिया रहा और चौथे स्थान पर भारत रहा। देखेंगे एशियाई खेल की शुरुआत 1951 में हुआ, नई दिल्ली में। पहला एशियाई खेल नई दिल्ली में हुआ था। इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1951 में। नोट कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नई संसद भवन के वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन है? VVI भी क्वेश्चन है, देख लेंगे, करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नई संसद भवन, देखेंगे हाल ही में जो है भारत में पुराने संसद को छोड़कर नए संसद में विधायिका शिफ्ट कर दिया गया। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? देखेंगे बिमल पटेल नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। अब बात करते हैं चंद्रकांत सोमपुरा। देखेंगे चंद्रकांत सोमपुरा जो है अयोध्या में राम मंदिर के वास्तुकार हैं। राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो चंद्रकांत सोमपुरा। देखेंगे वासुदेव कामत, देखेंगे अभी हाल ही में 108 फीट की शंकराचार्य की मूर्ति वननेस की उद्घाटन हुआ है मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में, जिसके वास्तुकार श्री वासुदेव कामत है। अब देखेंगे राम सुतार, देखेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में जो है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। इसके वास्तुकार कौन है? राम सुतार। देखेंगे चारों ऑप्शन महत्वपूर्ण है, आप लोग लिख लेंगे। अगले क्वेश्चन पाते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा? देखेंगे ये जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके थे, फिर से आप लोग नोट्स कर लेंगे, ध्यान में रखेंगे। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ, जिसमें भारत का स्थान 111वां रहा। ठीक है, 127 ग्लोबल जेंडर गैप, देखेंगे वर्ल्ड
इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो है ग्लोबल जेंडर गैप जो रिपोर्ट जारी किया जाता है उसमें भारत का स्थान जो है 127वां रहा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में 32वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया? देखेंगे वर्ष 2022 का 32वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? शिव शंकरी को। देखेंगे सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। देखेंगे सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुआ था? 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा देखेंगे के बिरला फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया था। यह जो पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? तो देखेंगे पहला पुरस्कार जो है हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। पहला पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। शिव शंकरी, देखेंगे शिव शंकरी जो है तमिल लेखिका है, इनको सूर्यवंशम के लिए इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए इन्हें दिया गया। अब देखेंगे ऑप्शन में है, कहाँ क्वेश्चन चला गया? सॉरी, चलेंगे देखेंगे ऑप्शन में है ज्ञान चतुर्वेदी। देखेंगे इन्हें वर्ष 2022 का इन्हें व्यास सम्मान दिया गया। देखेंगे व्यास सम्मान की शुरुआत में 1991 में शुरुआत हुआ था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। इन्हें जो है पागल खाना के लिए इनको दिया गया व्यास सम्मान। देखेंगे सरस्वती सम्मान के तहत जो है पुरस्कार राशि 15 लाख रुपया दिया जाता है। देखेंगे गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। रेत समाधि, इनकी पुस्तक रेत समाधि के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। रामदरस मिसिर, देखेंगे रामदरस मिसिर को 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखेंगे आप आज के अंतिम क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण है। देखेंगे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के विशिष्ट अतिथि कौन थे? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? आप जल्दी से बताएंगे। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी ही क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से प्रवास करके घर आए थे। इसके लिए 9 जनवरी को बनाया जाता है। किस समिति ने? देखेंगे एल एम सिंघवी समिति ने वर्ष 2002 में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की सिफारिश की थी। देखेंगे पहला प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था और 2003 से 2017 तक प्रतिवर्ष मनाया गया। लेकिन 2017 में निर्णय लिया गया कि अब अगला 2 साल पर जो है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया जाएगा। तो 2017 के बाद 2019, उसके बाद 21 और 2023। अब आपका बताना है 2023 प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थे, विशिष्ट अतिथि? तो देखेंगे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी आपके विशिष्ट अतिथि थे। मुख्य अतिथि पूछेगा तो मुख्य अतिथि आपके थे मोहम्मद इरफान अली। देखेंगे 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इंदौर में। नोट करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आयोजित किया गया 2023 में। और आपसे ये भी पूछा जाएगा क्रम कौन सा था? तो देखेंगे 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस का 17वां क्रम मनाया गया। इस प्रकार से आज 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप देखे। आप जो है मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारा आने वाला प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुंचे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आज विदा लेते हैं। धन्यवाद।